जी नमस्कार और ऋतु जी एंड ऑल दी आदरणीय पैनल मेंबर्स। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, आज की डेट में जो सबसे बड़ा डैमेज मैंने कल ही अपने एक्स पोस्ट में डाला था कि सबसे बड़ा डैमेज जो है वो यूएसए को हुआ है अपनी खुद की रेपुटेशन पे, क्रेडिबिलिटी पे। और इसको लीड किया है ट्रम्प ने। क्योंकि अगर ट्रम्प नहीं होता तो शायद यूएसए, और भी अगर कोई रिपब्लिकन रिपब्लिकन प्रेसिडेंट होता वो थोड़ा कंसल्टेशन करता अपनी कैबिनेट से, फुल असेस करता। यहाँ पे जो आप बिल्कुल सही बोला कि कब सुबह क्या बोला, शाम को क्या बोला, बल्कि आधे घंटे में क्या बोला ये भी नहीं पता होता। जी। और ये बहुत एक तरीके से इसका बहुत बड़ा इनको नुकसान तो होगा ही। पर जो इनने सबसे बड़ा नुकसान किया है वो जीसीसी कंट्रीज का किया है। और ईरान, पहले जब आपने देखा है कि लड़ाई युद्ध में जब था ईरान, तो लोग काफी तभी भी कह रहे थे कि यस, ईरान को थोड़ा हम लोग सपोर्ट करेंगे। पर ईरान का अब जो जो हो गया है सिचुएशन, जो ईरान एक तरह से खुद भी फंस गया है। ईरान मुझे लगता है खुद भी परेशान होगा कि ये जो है खुद तो अपने आप को मार ही रहा है, मतलब कि ट्रम्प, और हमको भी बीच में घसीट लिया है। और पीछे इसराइल ने भी जो भी अपने सोचा पॉलिटिकली कि हम इसको ऐसे मैनूवर करेंगे। मुझे लगता है ये बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ जो है वो अब्राहम अकॉर्ड जो थे, जो शुरू हुए थे। मुझे तो नहीं लगता दुनिया वापस अब्राहम अकॉर्ड पे कभी जाएगी। मुझे नहीं लगता कि I2U2 में सिर्फ आई, उसमें इंडिया इसराइल का पता नहीं, पर इंडिया और यूएई जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएंगे। और ये क्लियरली देना कि जीसीसी कंट्रीज कहती हैं कि बहुत हो गया, आप मत कीजिए और हमको नहीं चाहिए बम्बार्डमेंट। क्योंकि आप थ्रेट कर सकते हो कि हम लोग पूरे ईरान को उड़ा देंगे। आप रिजीम की बात कीजिए, आप सिविलियंस को किस बारे में उड़ा देंगे? ये 2026 है। यहाँ पे सबको पता है कि न्यूक्लियर अटैक से सिर्फ ईरान के सिविलियंस नहीं हटेंगे, बहुत ज्यादा न्यूक्लियर डेवेस्टेशन होगी पूरे रीजन में। अगर न्यूक्लियर डेवेस्टेशन होगी पूरे रीजन में, पूरी नहीं, दुनिया में डिवास्टेशन होगा एनर्जी के लिए तबाही तबाही मच जाएगी। मैनकाइंड पर, पूरी इंसानियत पर प्रश्न तो उठेगा ही, लेकिन साथ ही प्रश्न अभी उस सेटबैक को लेकर हो रहा है। जैसा कि जो आज का टॉपिक है, डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार दिखाने के लिए, जताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि जंग में कुछ एज ले लिए, कुछ जीत की और आगे जो है वो अग्रसर हो रहे हैं या जीत चुके हैं। इस तरीके का नैरेटिव क्यों सेट करना चाहते हैं? क्या उनके लिए कोई मेजर सेटबैक मिल गया अभी? जी, मैं बस एक एक अमेरिकन पर्सपेक्टिव से बोलना चाहूंगा कि आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका में एक जो पूरी जो एंटरटेनमेंट बिजनेस है, न्यूज जो है, वो बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। CNN, फॉक्स फॉर एग्जांपल। हम्म। तो वो जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो सिर्फ अपने रिपब्लिकन बेस के लिए देते हैं। वो ना मेरे लिए देते हैं, मतलब या इंडिया के लिए देते हैं या यूरोप के लिए वो अपना जो रिपब्लिकन बेस है उसको बोलते हैं कि हम जीत गए। हम्म। और ईरान भी यही बोलता है, ईरान भी बोलेगा कि हम भी जीत गए, हमने भी ऐसे हरा दिया। तो हाँ। ये एक बहुत क्लियरली पॉलिटिकल रियलिटी है। और आपको पता है पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में क्या बोला था। पर इतनी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज जो है ट्रंप ने अपने रिपब्लिकन जो फार राइट है, वो भी जब इन लोगों ने इन्हें अपनी जीसस की इमेज बना के भेजी, तो बहुत ज्यादा उनका जो है पूरा जो सिचुएशन है वो डामाडोल से भी ज्यादा खराब हो चुकी है आज की डेट में। और मैं तो बहुत बड़ा ट्रम्प सपोर्टर रहा हूँ अपने इस टाइम में। और हम लोग तो बहुत जश्नों से हम लोगों ने नहीं, तो ट्रम्प की एज अ जब ये ट्रम्प आए थे सपोर्टर तो इंडिया आपके यूथ लिए का। ये प्रश्न बना ही नहीं है। फिर मैं साख पर सवाल पूछ रही हूँ, अगर आप ट्रम्प सपोर्टर है तो मुझे लगता है आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग होगा। लेकिन ईरान मामलों की जानकार असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद है, संजीव सर भी मौजूद है। संजीव सर, आई नो थोड़ा डिले हो रहा है, आ रही हूँ आपके पास। असलम सर से एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आती हूँ। ज़रा विस्तार से, ब्रॉड से जानना है। उससे पहले ईरानियन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, असलम जी से जानते हैं। असलम साहब, अभी जैसा कि कहा गया कि पूरी तरीके से अमेरिका एक भंवर की कंडीशन में, एक भंवर में फंसा हुआ जैसा लगता है कि ट्रैप में फंस गया है। कोशिश कुछ और थी, हुआ कुछ और। आंक नहीं पाए, भाप नहीं पाए, ईरान को कमजोर समझा, या डिसाइसिव जो नोट था, डिसाइसिव डिसीजन जो था हमले का, वो ही गलत लिया। आपकी तरफ से क्या कहना है? जी नमस्कार। रितु जी, आपको मेरा सलाम। आपके पैनल में बैठे हुए तमाम रिस्पेक्टेबल गेस्ट को मैं दिल की गहराई से सलाम करता हूँ, जय हिंद कहता हूँ जी। और आप सबके लिए दुआ करता हूँ। जी। देखिए, सवाल आपका बहुत ही अच्छा है और आज का रितु मैडम टॉपिक भी बहुत प्यारा है। यहाँ पर एक बात मुझे कहना है आपके सवाल के जवाब में कि इस वक्त ईरान की मिसाल सांप के गले में उस छछूंदर की है कि जिसको ना निगलते बनता है और ना ही
उगलते बनता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचा था कि चंद घंटों में या चंद दिनों में या 2-4 हफ्ते में हम ईरान का तख्ता पलट देंगे हाँ। और वहां पर हमारी हुकूमत कायम हो जाएगी, हमारी सरकार कायम हो जाएगी, जैसे हमने और कंट्रीज में किया, जैसे वेनेजुएला में मिसाल के तौर पे। लेकिन जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सोचा था, ईरान उससे कहीं ज्यादा ताकतवर निकला, पावरफुल निकला। 40 दिन तक कंटिन्यू अमेरिका के जो जहाज थे, एरोप्लेन थे, फाइटर प्लेन थे, F-35 तक लगे हुए थे, यहाँ तक कि B-52 और B-2 ये सब मिलकर जो है, टॉम हॉक मिसाइल, ये सब मिलजुल कर ईरान को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 40 दिन गुजरने के बाद भी ईरान के बारे में जितने भी समझदार पैनलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसमें, इस जंग में ईरान हार कर भी या मार खा के भी जीता है और ईरान और अमेरिका मार के भी हारा हुआ है। आप देखिए रितु मैडम के ये डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त गुहार लगा रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं कि ईरान जो है वो सीज फायर के लिए तैयार हो जाए, आमादा हो जाए। यही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने बराक ओबामा के जरिए से जो बातें हुई थी उस पेपर को जो है फाड़ दिया था कि हमें ईरान के साथ जो है सीज फायर नहीं करना है, या ताल्लुकात को, सीज फायर तो नहीं थी, ताल्लुकात को अच्छा नहीं करना है। नहीं तो तो ईरान वो इसमें पीछे से कैसे अछूता है? ठीक है, मान लिया जाए कि ये हमला गलत है, अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों की अवहेलना भी है और इसकी सीधे तौर पर धज्जियां भी उड़ाई गई है, लेकिन ईरान ने भी कौन सी कमी छोड़ी है? ट्रिपल एच, हूतीज, हिजबुल्ला, हमास, तीनों की गतिविधियां, आतंकवाद, ये तमाम फैक्टर्स भी तो हैं असलम साहब। ये सब वो आप जिसको बात कह रही हैं, आप उसी के बारे में कह रही हैं, या हिजबुल्लाह के बारे में, या हमास के बारे में कह रही हैं। आप इनकी जब तारीख और हिस्ट्री पढ़ेंगी तो आपको मालूम होगा कि जो आतंकवाद की बात कही जा रही है वो बिल्कुल गलत है। मैं इसके पहले भी आपके चैनल पे कह नहीं चुका तो हूँ आप ये कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, हमास को भी नहीं मिली, मदद बिल्कुल मिल हूती रही को है। भी वो नहीं मिली। ईरान हाँ बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे अमेरिका का प्रॉक्सी इसराइल है, अमेरिका के प्रॉक्सी अरब कंट्रीज हैं, बिल्कुल उसी तरीके से है। अगर ये इस बात पे आप कीजिएगा तो अमेरिका ने क्या क्या नहीं किया है। आईएस को पालने में, बड़ा करने में, ओसामा बिन लादेन को बड़ा करने में किसका हाथ है? मोसाद के जो एजेंट तेहरान में जिन्होंने हजारों लोगों को कत्ल किया है, वहाँ के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उनको मारा है, ये किसने किया? इजराइल ने किया है। तो अगर आप मारने की बुनियाद पे अगर आतंकवादी कह रही हैं तो बहुत से लोगों ने, बहुत से कंट्री ने ऐसा किया है। ये लोग जिनको आप हिजबुल्लाह के बारे में आप कहती हैं, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, भारत सरकार ने इन्हें आतंकवादी नहीं ठीक कहा है। है। एक प्रतिक्रिया संजीव सर से। संजीव सर, ये डेडलाइन दे देना, तारीख मुकर्रर कर देना, सीधे तौर पर बता देना, एक डेडलाइन दे देना डोनाल्ड ट्रंप के स्टाइल में रहा है। अभी एक दफ़ा फिर से कहा है कि बातचीत कर लीजिए, एक लास्ट नोट, एक लास्ट वार्निंग और एक लास्ट प्रस्ताव, इसे आप मानिए। इसके बाद कोई बातचीत नहीं। इसके बाद अगर आपकी हाँ है तो ठीक, अगर आपने इसे नकारा या इसमें कोई प्रश्न खड़े किए तो फिर हमले के लिए तैयार रहिए। सर, ये एक तरफ ये स्टाइल और एक तरफ सोशल मीडिया अगर देखें, ट्रूथ सोशल देखें, उसमें खुद को पावर मेकर, हिस्ट्री मेकर के रूप में प्रदर्शित करना, ये दोनों कहां से तालमेल फिट बैठता है सर? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो उनकी फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में अप्रोच रहता है, खासकर जो हॉस्टाइल रिजीम्स के संदर्भ में जो अप्रोच रहता है, उसमें वो कहते हैं कि वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ के अप्रोच के साथ कार्य करते हैं, यानी कि शक्ति के साथ वो शांति को लाने की बात करते हैं। और इन्होंने लगातार जो है अनेक आतंकी जो तंजीमें हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे आतंकवादी संगठनों के ऊपर इन्होंने इसी तरीके के अप्रोच के साथ दबाव बनाया और हमास और हिजबुल्लाह को इजराइल के साथ सीज फायर करने पर मजबूर कर दिया। और आप जानते हैं कि जब हमास के साथ भी और हिजबुल्लाह के साथ भी इजराइल की सीज फायर को लेकर के वार्ता चल रही थी, तो उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते थे हमास को कि यदि आपने अभी भी जो है सीज फायर के लिए तैयार नहीं हुए
तो आपके पूरे अस्तित्व को मिटा देंगे। तो उसके बाद हमने ये देखा था कि हिजबुल्लाह और हूती जब डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन की भी शुरुआत ही होने जा रही थी, उसी समय वो काफी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अप्रोच से दबाव में आ गए और उन्होंने अपने जो एक सीज फायर के ऊपर सहमति दे दी। उसी तरीके का जो अप्रोच है वो ईरान के ऊपर भी, जो कि उन सारे आतंकवादी संगठनों का स्पॉन्सर और सपोर्टर राष्ट्र रहा है, उसके ऊपर भी उन्होंने नहीं, तो असलम साहब कह रहे हैं कि इजराइल भी तो प्रॉक्सी है, इजराइल भी तो अमेरिका की तरफ से बैटिंग कर रहा है, या अमेरिका इजराइल की तरफ से बैटिंग कर रहा है। तो फिर अगर हिजबुल्लाह है, हमास है, हूती है, हाउ इज इट डिफरेंट अगर वो इधर से हेल्प कर रहे हैं तो? देखिए, मैं मानता हूं कि ये जो हिजबुल्लाह, हमास, हूती, जो ट्रिपल एच और इसके अलावा 10 अन्य जो आतंकी संगठन हैं, ये आतंकवाद की घटनाओं को ही करते हैं। और ये जो वर्तमान समय में ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका और इजराइल के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है, उसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास नामक आतंकी संगठन ने इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था। एक ही दिन में 1200 लोगों की हत्या कर दी थी, 250 लोगों को किडनैप करके ले गए थे और किसी को भी नहीं बख्शा था, चाहे वो कोई वृद्ध हो, चाहे महिला हो, गर्भवती महिला ही क्यों ना हो, बच्चे छोटे छोटे हो, सभी को उन्होंने असलम साहब जवाब देना चाह रहे हैं आपकी इस बात पर? असलम नहीं, मैं अपनी बात को पहले कंप्लीट कीजिए प्लीज। हाँ, जवाब तो वो पहले भी अभी दे चुके हैं, अभी तो मैं अपनी बात जरा कंप्लीट कर प्लीज प्लीज। देखिए, ये जो पूरी स्थिति है, इसमें आतंकवाद को हमें समझना होगा कि आतंकवाद की जो विचारधारा है, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की विचारधारा है। ये इसकी जो सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने वाली ये शैतानी विचारधारा है, शैतानी सोच है, और जो कि हमास ने इजराइल के ऊपर आतंकी हमला करके की थी। क्योंकि जो हमास ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया था, उसके पीछे का कारण ये था कि इजराइल की, जो कि एक जू बहुल राष्ट्र है, उसकी जो अरब राष्ट्रों के साथ बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी, और अब्राहम एकॉर्ड, जिसमें कि ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में एक डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी, और जिसके के तहत यूएई ने, बहरीन ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था, सऊदी अरेबिया भी रिकॉग्नाइज करने के बारे में सोच रहा था। ये बात जाहिर है कि ईरान को नहीं पसंद आ रही थी और उसके आतंकवादी संगठनों को नहीं पसंद आ रही थी। तो इसी वजह से जो वो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस, पीस का प्रोसेस, रीजनल इंटीग्रेशन का प्रोसेस डिसरप्ट करने के लिए उन्होंने इजराइल के ऊपर इतना बड़ा आतंकी हमला कर दिया। और जाहिर है कि उनका लक्ष्य ये था, ये जो सभ्यताओं के बीच में संवाद चल रहा है, उसको कैसे तोड़ा जाए और सभ्यताओं के बीच में टकराव को कैसे बढ़ाया जाए, ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को आपस में कैसे बांटा जाए। ये जो एक शैतानी विचारधारा थी, इसी को आतंकवाद कहते हैं। और ये जो आतंकवादी सोच थी, हमास ने दर्शाई थी, और जाहिर है कि उसके बाद इजराइल ने उसको रिस्पॉन्ड किया। और इस प्रक्रिया में ये अवश्य है कि वहां पर अनेक जो बड़ी संख्या में मासूम बच्चे और महिलाओं की उसमें जाने गई, और वो भी जाहिर है कि पूरे युद्ध का एक बेहद दुखद पहलू है, उसको भी जो है समझना होगा। लेकिन जो आतंकवाद की जो सोच है, आतंकी सोच है, वो सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ावा देती है। और जो भी आतंकी हैं वो यही चाहते हैं कि कुछ ऐसा वातावरण बना दिया जाए, कुछ ऐसे विचार फैला दिए जाए जिससे कि धर्म आपस में टकराए, और वो जो घृणा की जमीन के आधार पर वो अपने आतंक की फसल को काटे। तो ये मैं मानता हूं कि इस तरीके की जो कार्य करने वाले जो भी संगठन है, वो आतंकवादी संगठन ही है। अब असलम साहब जो भी कहें, लेकिन वो उनके अपने विचार हैं। लेकिन मेरे विचारों के अनुसार मैं मानता हूं कि ये जो ट्रिपल एच है, या उसके अलावा जो इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे छोटे बड़े अन्य आतंकी संगठन हैं, सबके सब ईरानियन प्रॉक्सीज हैं। और उसी तरीके का जो एक इस आतंकवाद को स्पॉन्सर और सपोर्ट करने वाला राष्ट्र है, वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में भी इसी तरीके की नीतियां अपनाई जाती हैं, और वहां भी आतंकियों को प्रेशर और सपोर्ट दिया जाता है। तो जाहिर है कि इस तरह की जो सोच रखने वाले जो भी आतंकी तंजीमें हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तो होनी चाहिए। साथ ही साथ इस तरीके के प्रयास भी होने चाहिए कि इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ काइनेटिक एक्शन हो, और सभ्यताओं के बीच में संवाद की जहां भी कहीं प्रयास चल रहे हैं उसको समर्थन भी दिया जाए। और मैं मानता हूं कि अभी आप देखिए तो यूएई और इजराइल के बीच के संबंध लगातार प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। अब तो यूएई ने इजराइल के हथियारों को भी, डिफेंस इक्विपमेंट्स को अपने यहाँ तैनाती देने का कार्य शुरू कर दिया है, और यूएई पहले ही इजराइल को रिकॉग्नाइज कर चुका है, बहरीन ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में यदि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, रीजनल इंटीग्रेशन प्रोसेस आगे बढ़ता है, तो ये आतंकवाद की सबसे बड़ी हार होगी। ठीक है असलम साहब। मेरे ख्याल से श्रीवास्तव जी ने
4-5 मिनट की इस गुफ्तगू में 20 बार आतंकवाद और आतंकवादी जैसे शब्द इस्तेमाल किए, और वो हमास के लिए और हिजबुल्लाह के लिए और ईरान के लिए। मुझे बहुत अफसोस होता है कि इस तरह से ये वो संगठन के जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। मेरा सवाल श्रीवास्तव जी से ये है कि इसराइल का वजूद 48 में हुआ है और ईरान का जो इस्लामी इनकलाब है वो 79 में है। आप ज़रा सा प्लीज़ आप रिसर्च कीजिएगा तो आपको मालूम होगा कि 48 से लेकर 79 के बीच में इसराइल ने कितना जुल्म किया है। उस वक्त तो ईरान का इस्लामी इनकलाब नहीं था, उस वक्त तो कोई प्रॉक्सी नहीं थी, उस वक्त इसराइल क्यों इतना जुल्म कर रहा था। और 79 के पहले इसराइल ने आधे फिलिस्तीन पे कुछ कम ज्यादा आप कर सकते हैं कब्जा कर लिया था और जुल्म कर भी कब्जा किया था। उस वक्त तो कोई प्रॉक्सी ईरान की नहीं थी। तो क्या आप ऐसे इसराइल की तारीफ करेंगे जिसने फिलिस्तीनियों को उनके घर से निकाल के खुद कब्जा कर लिया और उनसे कहा कि तुम जो है मसलन एक बेडरूम में रहो, सारा घर हमारा हो गया है। ये सही नहीं है। इसराइल ने जो अत्याचार किए हैं, जो जुल्म किया है, दुनिया उसको आज नहीं कल तो बयान करेगी। आप सोचिए कि आपने इसके पहले की तमाम बातों को छोड़ दिया। हमास ने जो कुछ किया गलत किया, मैं कहता हूँ, लेकिन वो 1200 लोगों को जो हमास ने मारा आपको खूब याद है। बार बार उसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि ये जो है आतंकवादी संगठन है, लेकिन उसके बाद जो जुल्म किया है बच्चों पर, जो औरतों पर, मैंने खुद वो वीडियो देखा श्रीवास्तव जी के इजरायली फौजी जो है बच्चों के ऊपर अपना जूता रखे जो है चल रहे थे, और वो वीडियो जामवाल सर भी आपको कुछ कहना अवेलेबल चाह भी रहे हैं, होगा। इसके मलिक सर भी। जामवाल सर प्लीज। ऐसे ऐसे मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए। हाँ हाँ ऐसे हाँ प्लीज। ऐसे मुल्क को आप आतंकवादी कहेंगे या नहीं कहेंगे, जिन्होंने तकरीबन 70-80 हजार लोगों को मार दिया। और ये तो बात की बात है, इसके पहले जो है जो कुछ भी हुआ है 2023 से पहले, लाखों फिलिस्तीनियों का कातिल इसराइल है, और उसकी हम इसलिए हमायत करते हैं कि वेस्टर्न मीडिया और अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज उसका साथ दे रहे हैं। ये ठीक है, बात सही नहीं है। ठीक है, हिजबुल्लाह को मैं जवाब ले फिर लीजिए, रिपीट जवाब करता ले हूँ कि लीजिए। हिजबुल्लाह हाँ आतंकवादी संजीव सर भी संगठन जवाब देना चाह रहे पतन हैं। नहीं है। जामवाल सर पहले, जामवाल सर। हाँ काफी या समय हो गया सर। देखिए, मौलाना जी ने कुछ इतिहास, कुछ ये कुछ मतलब तथ्य तो खैर कोई ये खास दिखा नहीं मेरे को, पर कुछ बातें करी है। उन्होंने स्टार्ट किया कि वो 48 में बना, 60 अपना 79 में हुआ, उसके बीच में क्या कर रहे थे हम बताते हैं ना। उसके बीच में क्या कर रहे थे? यौम कीपर वार किसने स्टार्ट किया था? 67 का युद्ध किसने स्टार्ट किया था? क्या इजराइल ने शुरू किया था? सारे अरब मिलके चढ़े उसके ऊपर। क्लासिक सेल्फ डिफेंस था, जब अकेले उसने मिलके मार मार के भूत बना दिया सबका। सरप्राइज अटैक 73 में, उसके बाद सुएज कनाल के पीछे खदेड़ दिया। देखिए, इतिहास को आप तोड़ मरोड़ के ना पेश कीजिए। अरे आप सुन लीजिए, आप देखिए अमेरिका की वजह से हुआ नहीं, था। अभी आप अमेरिका, उसके लिए मैं जवाब देता हूँ। आप अगर आप था। बोलते हैं ना तो सुनने का भी मादा रखिए, आप सुन भी बिल्कुल लीजिए बोलिए। ना। आपने आपने बताया ना कि क्या कर रहे थे, वो बता रहा था। जॉर्डन में 25,000 पैलेस्टीनियंस को मारा। किसने? जियाउल हक ने। किसके कहने पे? जॉर्डन के किंग के ऊपर। इजराइल का क्या हाथ था? आप इतिहास को एक हिस्सा मरोड़ के करते हैं। ईरान के, इजराइल के पैदा होने की आप बात करते हैं। कैसे इजराइल पैदा हुआ आप बताइए जरा। आप भूल जाइए कि वो जो प्रॉमिस लैंड 2000 पुरानी कहानियां, वो सब भूल जाइए। सिर्फ बिकॉज वो व्यू पॉइंट हो सकते हैं कि क्या किस किताब में क्या लिखा है, वो व्यू पॉइंट हो सकते हैं। 48 में एक्चुअली इजराइल ने ये जमीन खरीदी है। आपको पता है पैलेस्टीनियंस के लिए इस जमीन की कोई कीमत नहीं थी। किस रेगिस्तान में क्या होगा, उन्होंने खरीदी है ये जमीन, और अपनी मेहनत से, अरे अपनी मेहनत से उसको एक ओएसिस बना दिया। ये रेगिस्तान का हिस्सा था। इस रेगिस्तान से उन्होंने एक गुलशन उन्होंने बनाया है अपनी मेहनत से। तो जब आपने मेहनत दिखी, वो मेहनत बाकी अरब देश भी कर सकते थे, पर उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी या उतना दिमाग नहीं था। सीधा बोलता हूं ना, दिमाग नहीं था। ये कोई कारण है यार? अगर नोबेल प्राइज की लिस्ट देख लो तो आपको दिख जाएगा कि उसमें यहूदी कितने हैं और बाकी कितने हैं, वो आपको दिख जाएगा। तो जो भी, आप इतना तो मानो कि उनके अंदर दिमाग था, मेहनत थी करके, तो उन्होंने इसको बनाया। अच्छा सुनिए, अभी आप सुनिए, अब थोड़ी आपने हिस्ट्री की बात करी, हिस्ट्री सुनिए। हिस्ट्री के बार कड़वी होती है, तो ये था। जैसे 48 में ही
बनते ही सारे अरब एकदम मिलके टूट पड़े उस पे, सारे अरब मिलके टूट पड़े, पर कुछ नहीं हुआ। इजराइल लड़ा, हालांकि उसके पास उसकी सेना भी अभी ऑर्गेनाइज हो रही थी, उसके पास 67 73 ये हुआ है। जहां तक ये अपना हिजबुल्लाह और इन सब का सवाल है, देखिए इजराइल बड़े समझौते कर चुका है, 2005 करके वापस दे दिया, ये वापस कर दिया, पीछे हट के सोचा कि ये शायद समझ जाएं, पर नहीं, वो जो जमीन जीती हुई जमीन छोड़ के वापस आए, वहां फिर टेररिज्म खड़ा हो गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।